हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और आज हम लेवल 1 में अपने 8वें टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अब आप लोगों को जो मैं पार्ट 4 का वीडियो बता रहा हूं या बना के दिखा रहा हूं, इसमें आपको बहुत सी अच्छी बातों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों, अब जरा इस प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। ये प्रश्न कह रखा है कि एक व्यापारी अपनी दो घड़ियों में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ जबकि दूसरी घड़ी पर उसे 15% की हानि होती है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। जब भी कभी बच्चों इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में दिख जाए तो इस तरीके के सवाल का आंसर निकालना केवल आपके चंद सेकंडों का काम। याद रखना, यदि किसी व्यापार में ये स्टेटमेंट आपको दिखे कि प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है और दूसरा ये कि उतना ही लाभ जितनी की हानि, मतलब लाभ और हानि का अगर प्रतिशत बराबर हो तो दो बातें यहां पर देखते ही, पहली बात क्या देखोगे, समान मूल्य पर बेचता है और दूसरी बात ये देखनी है कि जितना लाभ है उतनी ही हानि हो रही। तो याद कर लेना, उस सौदे में हमेशा हानि होगी। क्या होगी? हानि। और हानि निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, 15 × 15 बटे 100 सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा, यहां पर 225 बटे 100 मतलब 2.25% की हानि। तरीका आपको समझ आ गया होगा कि अगर समान लाभ समान हानि की कंडीशन में सवाल दिया जाए तो आप किस तरीके से आंसर निकालेंगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलो हम आपको अगला प्रश्न इसी तरीके से बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में कोई खास अंतर नहीं है। अब जो अंतर है वो अंतर समझ लीजिएगा। एक व्यापारी अपनी दो घड़ियों में से प्रत्येक को 2250 रुपए में बेचता है। प्रत्येक घड़ी को 2250 रुपए में बेचने का मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों में से एक को 2250 और दूसरी को भी 2250 में बेचा। तो भाई जब दोनों को 2250 में बेचा तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रत्येक घड़ी को समान कीमत पर बेचा। ठीक, और जब आप ऐसा कह सकते हैं तो पिछले सवाल और इस सवाल की भाषा में कोई खास अंतर नहीं है। और यहां पर बोला है 20% का लाभ जबकि दूसरी घड़ी पर 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। तो जब आप इस सवाल का आंसर निकालेंगे तो भी आपको इस सौदे में क्या होगी? हानि होगी। और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? 20 × 20 बटे 100 सॉल्व करिएगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4% की क्या होगी? हानि। तो सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कैसे आप इस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब जरा इन दो प्रश्नों को देखिएगा किस तरीके से आप इन दोनों प्रश्नों को लगाएंगे। बच्चों, ये जो अभी मैंने पिछले दो प्रश्न बताए हैं उसी कैटेगरी से ये दोनों प्रश्न भी हैं, लेकिन ये दोनों प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल पे ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए इनको थोड़ा अच्छे ढंग से आप लोग तैयार करेंगे। जरा गौर करिएगा। जैसा कि बच्चों इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक व्यापारी अपने दो रेडियो में से प्रत्येक को समान कीमत पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ जबकि दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। यह सवाल मैंने बच्चों इसलिए आपके सामने लिखा हुआ है क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि क्या सर ऐसे प्रश्नों में हमेशा समान लाभ और समान हानि का ही प्रश्न बन सकता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ हमेशा समान लाभ समान हानि का प्रश्न बनेगा। कभी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है जैसा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में जब आपके सामने प्रश्न बनेगा तो आप लोग कैसे इसे लगाएंगे, जरा गौर करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो इस प्रश्न को लगाने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तब इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। मैंने पहले ही आपको बोला कि ये प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल के हैं।
तो मैं यहाँ पे 2 रेडियो का जिक्र कर रहा हूं, तो 2 रेडियो मैंने अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लिए। अब मैं एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखूंगा और दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस लिखूंगा। अब दोनों बातों को सही ढंग से समझना है, मैनेज करना है। इन्होंने कहा है बेटा आपने कि उस एक रेडियो पर 20% का लाभ होता है। बच्चों याद करिए, हमारी प्रतिशत की पहली क्लास मैंने आपको 20% का मतलब सिखाया था 1/5। कहने का मतलब अगर 20% का लाभ होता है तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि 1/5 का लाभ होता है। तो बच्चों जब 1/5 का लाभ होता है तो आप इसे बोल सकते हो कि 5/1 का लाभ होता है। तो जब बच्चों 5/1 का लाभ होगा तो इसका मतलब कोई चीज जो 5 की है वो आप 6 में बेचोगे। एक बात खत्म हो गई। अब अगली बात, दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई। बच्चों 25% की हानि का मतलब होता है 1/4 की हानि। आप लोग देखेंगे प्रतिशत के पहले पार्ट में ही मैंने लिखा हुआ है 25% को 1/4। तो बच्चों 1/4 की हानि का मतलब है कि 4/1 की हानि। तो जब बेटा 4/1 की हानि होगी तो 4 वाली वस्तु आप 3 में बेचोगे। अब यहां पर देखिएगा 2 पॉइंट आपके सामने स्पष्ट हो रहे हैं कि 5 वाली चीज 6 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा और 4 वाली चीज 3 में बेचेंगे तो 25% की हानि होगी। तो मैंने इन दोनों स्टेटमेंट का तो यूज कर लिया, लेकिन अब जरा पहली लाइन पढ़िएगा। लिखा है कि एक व्यापारी अपने 2 रेडियो में से प्रत्येक को समान कीमत पर बेचता है। मतलब कहने का सीधा है कि दोनों रेडियो का सेलिंग प्राइस समान है। क्या बच्चों आपको ये सेलिंग प्राइस दोनों रेडियो का समान दिख रहा है? तो आपको तो समान नहीं लग रहा है। तो इसको जब समान नहीं लग रहा है तो आपको इसे समान करना चाहिए। तो समान करने के लिए देखो ये 6 है, इसे 6 बनाने के लिए कैसे गुणा करेंगे? 2 से। तो इसमें करेंगे तो इसमें भी गुणा कर लीजिएगा 2 से, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है। तो अब गुणा करने के बाद अब देखो सेलिंग प्राइस इसका भी 6 और इसका भी 6। अब जरा गौर करो बच्चों, एक बात बताइएगा, दोनों रेडियो की टोटल अगर हम कॉस्ट देखें तो 13 रुपए और दोनों रेडियो की अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो 12 रुपए। अब जरा गौर करिए, आपका दोनों रेडियो की लागत 13 है और इनकम 12 है। इसको देखते हुए आपको पता चल रहा होगा कि इस व्यापार में आपको हानि हुई कितने की? 1 की। लेकिन 1 की हानि कितने पर हुई? 13 पर। तो 1/13 गुणा 100 सॉल्व करेंगे 7 सही 9/13% की हानि। तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल आप लगाएंगे। अगर आपका ये समान नहीं भी दिया जाता है तो भी आप इस सवाल को अच्छे ढंग से लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, कठिन नहीं है। बस ये है कि थोड़े से अच्छे लेवल का प्रश्न है तो समझने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब जरा अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न के भी 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से हमें बहुत सही ढंग से समझने पड़ेंगे। सबसे पहले इसका पहला हिस्सा मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। जरा इसका पहला हिस्सा आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे तो बड़े अच्छे से समझ आएगा। देखो एक बात समझ आ रही है कि एक व्यापारी अपनी 2 गायों में से प्रत्येक को समान कीमत पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। याद करो मैंने सवाल नंबर 2 कुछ ऐसा ही लिखा था, थोड़ा थोड़ा तो मैच कर रहा है। अब इस थोड़े थोड़े से मैच करने के हिसाब से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 20% का लाभ 20% की हानि और प्रत्येक को समान कीमत पर बेचता है। इसका मतलब इस सौदे में आपको क्या होगी? हानि होगी। और हानि निकालने का तरीका भी आप लोगों को मैंने सिखा रखा है, 20 गुणा 20/100 सॉल्व करोगे तो 4% की हानि। ठीक, आपको 4% की क्या होगी? हानि होगी। अब यहां पर 4% की हानि है, लेकिन देखो लिखा है कि पूरे सौदे में 360 की हानि हुई। तो इसका मतलब एक बात ये भी क्लियर हो गई कि ये 4% 360 को निर्देशित कर रहा है। तो 4 से काटेंगे 4 × 36 तो 1% की वैल्यू बच्चों 90 आएगी और 100% की वैल्यू अगर यहां पर आप निकाल देंगे
तो 9,000 रुपए आएगी। ठीक। अच्छा, कई बार बच्चे परीक्षाओं में इसी 9,000 को आंसर मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे आंसर मानेंगे तो तुरंत आपका सवाल गलत हो जाएगा। अरे भाई क्यों गलत हो जाएगा, ये भी तो समझिएगा। अरे बेटा, ये जो 9,000 रुपए निकला है ये तो दो गायों का लागत मूल्य है, और हमें हर गाय का अलग अलग मूल्य बताना है। तो अब अलग अलग कैसे बताओगे ये भी समझाता हूं, जरा गौर करिए। एक बात बताओ बच्चों, दो गायें थी। ठीक, दो गाय थी। एक गाय 20% लाभ पे बिकी 120, दूसरी 20 हानि पे बिकी तो 80, और दोनों कह रहे समान कीमत पे बिकी तो बराबर लगा दो। अब इसको 40 से काटो तो 40 से 3 बार, 40 से 2 बार। अगर हम दोनों गायों का अनुपात बनाते हैं तो बच्चों अनुपात बनेगा 2:3। आपके हिसाब से जो 2:3 है, सवाल के हिसाब से यहां पर बन रहा है 5, और 5 की वैल्यू बच्चों यहां पे आप क्या लिखेंगे, 9,000। तो 5 की वैल्यू जैसे ही आप 9,000 करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1800। 1 की वैल्यू 1800। अब देखो यहां पर हमें पहले की कीमत बतानी है तो 18 दूनी 3600, और दूसरे की कीमत बतानी है तो 18 तिया 5400। तो किस तरीके से आप इन दोनों सवालों को बच्चों लगाएंगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इस 5 की वैल्यू 9,000 आप करेंगे, फिर 1 की वैल्यू 1800, 18 दूनी 3600, 18 तिया 5400। बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों प्रश्नों को समझ लीजिएगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें या आप अपने बुकों में भी देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छे प्रश्नों में गिना जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार करिए। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब जरा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न किस तरीके से आप लोग लगाएंगे। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। अब बेटा यहाँ पे पहले ही सेंटेंस को शुरू करते हैं। 144 अंडे लाए 1 रुपए के रेट से, तो इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इस बिजनेस में 144 रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं, और जब 144 रुपए इन्वेस्ट हो गए तो 20 अंडे टूट गए। अरे भाई, अंडों के टूटने से हमारे इसे मूल कीमत पे तो कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भाई जो हम 144 रुपए पे कर चुके तो वो तो हम दे ही चुके, मतलब मेरी जेब से तो 144 चले गए। अब चाहे सबके सब टूट जाए तब भी हमारे 144 चले गए, चाहे 20 टूट जाए तब भी 144 चले गए। तो जब 144 रुपए आपके चले गए तो ये आपकी होगी बेटा लागत। अब हुआ क्या, सवाल में लिखा है कि 20 अंडे टूट गए। अब जब 20 अंडे टूट गए तो यहां पर बच्चों अंडे बचे 124। अब 124 अंडों को आप कह रहे हो कि 1.2 रुपया प्रति अंडे की दर से बेचा जाए। चलो इन्वेस्ट करवा देते हैं। 1.2 के हिसाब से अगर बेचोगे तो 12 चौको 48 पॉइंट में 8, 12 दूनी 24, 4 28, 8, 12 एकम 12 तो 14। इसका मतलब 148.8 रुपए आपने कमाए। अब जरा बच्चों गौर करो, बिजनेस में हमने 144 लगाए थे और 148.8 रुपए कमा लिए। तो यहां पर इस बिजनेस में हमें 4.8 रुपए का क्या है, लाभ। लेकिन ये लाभ बच्चों किस पर है, 144 पर। गुणा कर लीजिएगा 100 का। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, ये 0 से ये दशमलव खत्म हो गया। 24 से काट लो तो यहाँ पे सीधे 24 से काटोगे तो 24 दूनी 48, 24 छक्का 144 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। और अगर काटेंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6, आप भाग देंगे तो 3 सही 1/3% का लाभ होगा। तो किस तरीके से बच्चों इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जब भी कभी इस तरीके के सवाल दिए जाएं या आपको, मतलब यहाँ पे मेन चीज ये है कि कुछ चीजें लाने के बाद कुछ चीजें जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो बस मेन बात आपको ये याद रखनी है कि हमारी लागत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और बाकी सवाल लगाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है कि बड़े सेम तरीके से आप ऐसे ही सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों
अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा, ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, जरा इस पे भी गौर कर लेते हैं हम लोग। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 40 लीटर दूध में कितना पानी है? ये प्रश्न बच्चों आपको इरिगेशन के चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा, और अभी यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूं। तो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे जरा ये समझ लीजिएगा। कभी भी बच्चों आपको इस प्रकार का सवाल मिले कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज हो और क्रय मूल्य पे बेचने की बात की जाए और फिर भी लाभ हो जाए, तो देखिएगा यहां पर दूध और पानी दो कॉलम आप बना लें। हो सकता है वहां पे जरूरी नहीं है कि बच्चों यहाँ पे दूध दिया जाए, अल्कोहल हो सकता है, स्प्रिट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपकी द्रव अवस्था में है। ठीक, तो दूध और पानी यहां पर कह रहा है, तो यहां पे तुरंत आप दूध को 100 लिखेंगे और पानी की जगह पे वो संख्या लिखी जाएगी जो आपका लाभ है। तो लाभ 20% है, तो यहाँ 20 पानी हो गया। अनुपात करेंगे तो 20 पंचे 100 मतलब 5:1। तो ये बच्चों आपका दूध और पानी का अनुपात हो गया। सवाल में 40 लीटर दूध दिया गया है, तो बच्चों 5 की वैल्यू तुरंत क्या कर दो, 40 लीटर। अब जब बेटा 5 की वैल्यू 40 लीटर होगी तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 8 लीटर। और बच्चों ये हमारा होगा क्या, आंसर। तो किस तरीके से हम इस सवाल का आंसर निकालेंगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा किस तरीके से आप लगाएंगे। वैसे तो ये सूची मूल्य वाले प्रश्न मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन ये एक प्रश्न मैंने आपको इस तरीके का बताना और उचित समझा जिसमें आपको रुपए के रूप में आंसर देना हो। तो कैसे आप सवाल लगाएंगे, जरा बच्चों गौर करो। देखो, एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत भी उसको 20% का लाभ। तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना? तो देखो बच्चों, जब भी कभी आपसे किसी वस्तु का एमआरपी पूछा जाए तो एमआरपी निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि एमआरपी आप कैसे निकालेंगे। एमआरपी निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका लागत दी जाए, लागत लिख लीजिएगा और लागत पर सबसे पहले लाभ कमाइएगा। तो लाभ 20% तो 120, और इसके बाद फिर जो बट्टा दिया गया है वो लिखिएगा। तो बट्टा 10% तो बटे में 90। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 9 पना 45, 5 बार कट गया, 12 पंचे 60, 600 रुपए। इस प्रश्न का आंसर बच्चों कितना आया, 600 रुपए। तो जब भी बच्चों कभी इस तरीके से आपको कोई सवाल दिया जाए तो इस तरीके से ही आप सवाल को लगाएंगे। अच्छा, इस सवाल के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी घटना और बता दे रहा हूं। कई बच्चे जैसे मान लीजिएगा यहां पे एमआरपी निकालने के लिए सीपी में आपने लाभ और बट्टे का गुणा किया। ठीक, याद रखना बच्चों, अगर आपसे कभी यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालने की बात की जाए, यहीं पे समझा दे रहा हूं क्योंकि सामने सवाल लिखा हुआ है, तो जस्ट ये सवाल बिल्कुल ठीक उल्टे तरीके से काम करेगा। आप क्या करिएगा, तब आप बट्टे को ऊपर लिखेंगे और लाभ वाली संख्या हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे। तो किस तरीके से आप यहां पे सवाल को सॉल्व करेंगे, तब यहां पर बेटा एमआरपी आएगा, ठीक, इनटू यहां पर बट्टा बटे लाभ। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे और बड़े आसानी से आप सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो ये जो मैंने इस प्रश्न में आपको जानकारी दी अच्छी तरीके से आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको इन प्रॉफिट लॉस के इन पार्टों में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सी चीजें आप लोगों को सिखाई। आप लोगों ने अच्छी तरीके से इन सभी चीजों को हमसे सीखा भी होगा। देखिएगा बच्चों, प्रॉफिट लॉस में अगर हम टाइप की बात करें तो बहुत कैटेगरी अभी ऐसी हैं जो मैंने इन वीडियो के क्वेश्चनों में नहीं बता पाई हैं। ये प्रॉपर क्लास में ही संभव है, या तो मुझे उसके लिए बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से वो इंपॉर्टेंट चीजें हमसे बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे जो एग्जाम में आजकल हमारे लिए संभावित एग्जामों में बहुत ज्यादा ही पूछी जा रही हैं। अब बहुत सी चीजें इन्हीं प्रश्नों से तोड़ मरोड़ कर अलग अलग ढंग से आपसे पूछी जाएंगी बच्चों। ठीक है, अब उन्हीं चीजों को आप लोग ये समझ लेते हैं कि ये नया प्रश्न हमारे सामने आ गया। तो बच्चों, नए प्रश्न बनाने के लिए उनके पास कोई बहुत ज्यादा नहीं टाइप बनाए जाते हैं,
बस इन्हीं जो मेरे द्वारा बताए गए टाइप होते हैं, इन्हीं टाइप को अलग अलग ढंग से आपके सामने पेश कर दिया जाता है और आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हमारे सामने नया प्रश्न आ गया। तो आप लोगों से एक चीज बहुत समझाना चाहूंगा अच्छे तरीके से, जब आप लोग किताबों को सॉल्व करें तो इन वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और इसका एक एक प्रश्न टाइप बाय टाइप अपने कॉपी पे नोट भी करें, ताकि जब आप किसी बुक का क्वेश्चन लगा रहे हों तो आप कहीं पे अगर फंस रहे होंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से उन नोट्स के माध्यम से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा,